हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जय महादेव विद्याकुल के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। एकदम बहुत ही सही तरीके से बहुत ही सही समय पे आप लोग आ रहे हैं। तो जिन बच्चों को इंतजार था बेसब्री से कि सर 12वीं की रसायन विज्ञान की क्लासें आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो आप इंतजार करना बंद कर दें। हम आ गए हैं आज से लेकर के आप सबको रसायन विज्ञान की क्लासें, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आपकी अपनी भाषा में सिखाएंगे हम आपको। तो आज का जो सेशन है वो शुरुआत करते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के बच्चों के लिए, और ईश्वर का नाम लेकर के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक नए सफर का आगाज होने जा रहा है, तो ईश्वर का नाम लेकर के शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका ढेर सारा स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। एक लाइन आप सबके लिए कहना चाहता हूं, सबसे पहले लाइन, इसलिए हौसले को बुलंद रखना हमेशा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके दिलों में जान होती है। क्या सर आपने कहा? एक बार फिर से कहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके दिलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसले से उड़ान होती है। इस बात को दिमाग में रख करके आइए शुरू करते हैं अपनी क्लासें। हम कक्षा 12वीं के बच्चों का जो पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था, यानी कि रसायन विज्ञान की भौतिकी रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर है, जो क्या है सर? ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या सर? सबसे पहले चैप्टर पहला यानी कि अध्याय आपका जो होगा वो भैया क्या होगा? वो आपका होगा सर पहला अध्याय, जिसमें चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। क्या कहा है आपने सर? ठोस अवस्था। ध्यान से सुनेंगे, एकदम आसान तरीके से हम सीखेंगे इस चैप्टर को, है ना। सॉलिड स्टेट। क्या सर? सॉलिड स्टेट। आपको घबराना नहीं है, एकदम आसान से सीखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को साथ में ले करके और हर एक न्यूमेरिकल के साथ। क्या सर आपने कहा? एकदम सर आपने सही कहा। देखते हैं क्या क्या होता है आज के सेशन में। सबसे पहले तो देखेंगे सर ठोस क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा था जो चैप्टर छोटी क्लासों में कि सर ठोस ठोस मतलब क्या होता है, उसका आकार आयतन निश्चित होता है, उनके कणों का आकार क्या होता है भैया, क्या उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें, मतलब बेसिक चीजें पढ़ी थी। लेकिन अब आपका क्या है, ये एक चैप्टर बन गया है। क्या सर? एक चैप्टर बन गया है, एक पार्ट बन गया, एक अध्याय बन गया। उस अध्याय में अब क्या क्या करना है, इस अध्याय में ठोस की प्रॉपर्टी जितनी होती है, जितने आपके गुणधर्म होते हैं, वो सारी चीजें आपको देखना है, सारी चीजें क्लियर करनी है। जी एकदम सही सुना आपने कि हमारे पास जो कोई आकार बना हुआ है तो इसमें कैसे कैसे परमाणु व्यवस्थित हैं, कितने परसेंटेज में व्यवस्थित हैं, ये सभी चीजें आप क्या डिस्कस करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले बात आती है कि ठोस के बारे में एक सामान्य परिचय दे दिए। सामान्य परिचय आपका क्या होता है कि ठोस के बारे में आपको सिर्फ इतना सोचना है, उसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, पहली बात। और एक बात तो और मैं पहले बोल दूं, लेक्चर देने से पहले नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन बच्चों को मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी क्लास में क्या है, ध्यान से केवल आवाज को सुनना। वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं, अगर आपने ध्यान से सुना तो आप लिखने की जरूरत कम पड़ेगी। आपको याद रखना है, एकदम कम पड़ेगा लिखने की जरूरत, आपको हमेशा याद रहेगा और आप समझ भी पाओगे, क्योंकि सारी चीजें महसूस करना है, फिजिकली देखना है। बिल्कुल सर, एकदम सही कहा आपने। तो मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, इस बात को नोट कर लेना। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसे बोलता हूं जो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो जाते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अगर ध्यान से आपने कहानी की तरह सुना तो सर चुटकियों में प्रश्नों को सॉल्व करोगे, वादा करते हैं। जो पीछे बच्चे बोर्ड पेपर दे करके आए उनसे पूछ लेना एक बार जाकर के कि भाई क्या लगा, खान सर ने कैसे केमिस्ट्री पढ़ाया था, कितना क्वेश्चन फंसा था, तो वो बच्चा तुरंत बोलेगा अरे यार अभी लास्ट में 4 क्लासें जो आई थी उसमें से पूरा का पूरा आ गया था। क्या कहें, जब रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद बता देगा। है इधर आओ। तो क्या हुआ, ठोस के बारे में सामान्य परिचय में क्या क्या बोलेंगे कि भैया उनके आकार आयतन निश्चित होते हैं, उनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, उनके कणों के बीच रंध्रावकाश कम होता है, मतलब नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। उनके कण क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, या फिर वो असंपीड्य होता है। वे क्या होते हैं, निश्चित गलनांक और क्वथनांक के होते हैं। ये सारी चीजें आपको बेसिक प्रॉपर्टी है, सारी चीजें। अब बात आती है कि सर आपका जो ठोस है, ठोस के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार का होता है। इधर आओ। सबसे पहली बात आती है ठोस के प्रकार, है ना। ठोसों के प्रकार, बात को सुना ध्यान से। ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बात को सुनना एकदम ध्यान से, आपको भयभीत नहीं होना है, ना इधर उधर भटकना है। क्या कहा सर आपने?
ठोस के प्रकार जो हमारे होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के ठोस होते हैं। क्या? सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के ठोस होते हैं। क्या कहा सर आपने? दो प्रकार के। पहला आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान से सुनना, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या सर? अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या सर? जिसे कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। ये आपका होता है सर ठोस के बारे में बता दिया मैंने। अब बात आती है कि सर इसके बारे में इसका डिफिनीशन क्या है, मतलब इसे कैसे हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस है अक्रिस्टलीय ठोस है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। पहले सुनो, ध्यान से सुनना क्या क्या होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर करें हल्का सा। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर बात करें हम, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, इनके क्या सर, इनमें कणों की व्यवस्था जो होती है वो निश्चित और ज्यामितीय त्रिविम रूपी होती है। वैसे तो त्रिविम रूपी दोनों में होगा, लेकिन क्या बोलेंगे हम कि इनके कणों की व्यवस्था जो होती है निश्चित और ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इनमें इनकी कणों की व्यवस्था क्या होती है, दीर्घपरासी होती है। क्या? दीर्घपरासी, मतलब कि ज्यादा दूरी में ये व्यवस्थित होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या सर? इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनकी सभी दिशाओं में इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे कहने का मतलब अपवर्तनांक जो होता है इनका, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यही चीज इसमें डिफरेंस होता है। अब इसको मैं समझाता हूं, हर एक पॉइंट को एक एक करके समझाऊंगा। पहले लिख देता हूं क्या है, देखिए ध्यान से सुनना। क्या सर? क्या क्रिस्टलीय ठोसों में, क्या सर, क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान से सुनना, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, निश्चित और त्रिविम ज्यामितीय व्यवस्था में, क्या सर, व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। क्या सर आपने कहा? व्यवस्थित होते हैं। बात को सुनना ध्यान से। इनके अवयवी कण क्या है, दीर्घ परिसर व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इनके अवयवी कण दीर्घ परिसर व्यवस्था में, क्या सर, दीर्घ परिसर व्यवस्था में होते हैं। ऐसे लिख लो, व्यवस्थित होते हैं या होते हैं, लिख लो, होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उचित होते हैं। क्या सर? इनके गलनांक एंड क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्या सर? निश्चित होते हैं। ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। इस बात को नोट कर लेना, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्या सर? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि क्या है, इनकी सभी दिशाओं में भौतिकी गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि इनके सभी दिशाओं में भौतिकी गुण, क्या सर, भौतिकी गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल जो होगा उसको अलग देंगे, क्योंकि इसका भी वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें हम एग्जाम्पल देंगे। वैसे एग्जाम्पल अगर सुनना है तो सुन लो। जैसे आपका क्या हो गया, कोई भी धातु हो गया हमारा, है ना, कोई भी धातु है, पत्थर है मान लो, वो भी हो गया आपका। बर्फ का टुकड़ा है, वो भी हो गया आपका, है ना। ऑक्सीजन सॉलिड, वो भी हो गया। आयोडीन सॉलिड, वो भी हो गया आपका। ये सारी चीजें क्या है, आपके क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। ये बात हो गई। इसमें बात जो आई है, एक नई बात जो आई है, आपकी विषम दैशिक प्रकृति। क्या सर? इसमें विषम दैशिक प्रकृति जो आपका आया है उसको समझना है। विषम दैशिक प्रकृति का मतलब होता है एनाइसोटोपिक, जो हमारा इंग्लिश में कहते हैं इसे
अब ये क्या है, इसके आगे मैंने लिख दिया क्योंकि इनके सभी दिशा में जो भौतिकीय गुण होता है, भौतिकीय गुण मतलब जैसे अपवर्तनांक, सिर्फ इतना समझ लो, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसका क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। अब यहां सभी दिशाओं की बात किया तो ये समझ जाओ कि ये 3D की बात किया ना, त्रिविम, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अगर आप देखेंगे अपवर्तनांक इनका क्या होगा, अलग अलग होगा इस प्रकार के ठोस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के। अब आपके पास एग्जाम्पल अगर आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जो बनते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं इसमें, कभी कभी आपका आ जाता है कि विषमदैशिक प्रकृति का है और ऑप्शन क्या देता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो आपको समझना है कि विषमदैशिक कौन है, क्रिस्टलीय है। यह आपसे कह दिया कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा विषमदैशिक, समदैशिक, दोनों, कोई नहीं। तो क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ सर, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इस बात को नोट कर लेना, ये हो गया आपका। और बात आती है आगे सर इसके बारे में, इसके बारे में अगर बात करें हम तो ये भी आप क्या, जस्ट इसका अपोजिट, क्या सर, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, आप यही बोलोगे कि सर अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं निश्चित और ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या, त्रिविम बोलेंगे नहीं इसमें, क्योंकि वो भी त्रिविम होता है लेकिन निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होता है। क्या बोलेंगे, ये ठोस है ना, निश्चित और ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या सर, व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या सर, नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, लघु परासी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या, ये लघु परासी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, लघु परासी व्यवस्था है ना, लघु परासी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या सर, करते हैं। तो लघु परासी व्यवस्था अगर प्रदर्शित करते हैं तो इस बात को नोट करो कि सर इसका उल्टा हो रहा है, जस्ट एकदम अपोजिट। आगे बात आती है इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके तो निश्चित होते हैं, उनके नहीं होते हैं। उसके बाद आती है बात, उसमें क्या होता है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्या, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक, क्या सर, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। लो भैया नोट कर लो, प्रकृति के होते हैं। क्या कहा सर आपने, बिल्कुल ये कहा, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, इधर आ जाओ, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा, क्या सर, क्योंकि जस्ट उल्टा इसका, क्योंकि भाई यही बात है कि सभी दिशाओं में इनके भौतिकीय जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या, क्योंकि सभी दिशाओं में लो, ये हो गया आपका, ये थ्योरी आपकी छोटी सी। अच्छा, उसका तो एग्जाम्पल मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा भाई। इसका एग्जाम्पल देखिए, रबर है ना, या तो रबड़ लिखो जो आपको सही लगे, रबड़ लिख लो, कांच लिख लो, है ना, और उसके बाद क्या बोलोगे आप, प्लास्टिक लिख लो, ये लिख लो, टेफ्लॉन लिख लो। प्लास्टिक मतलब जितने भी प्लास्टिक आएंगे, टेफ्लॉन, नायलॉन और नायलॉन 6 है ना, ये सब चीज़ें आपका एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। ये हो गया। अच्छा, इसका एक नाम और इसका दूसरा नाम और होता है। आपको क्रिस्टलीय के रूप जगह पे आपको शुद्ध ठोस के नाम से आएगा, शुद्ध ठोस जिसे कहा जाता है ट्रू सॉलिड, है ना। इसे कहा जाता है सर सूडो, यानी अशुद्ध ठोस जिसे कहा जाता है, जिसे सूडो सॉलिड कहा जाता है। ये भी नाम लिखना, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं बन सकता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या सर, ये विषम समदैशिक के होते हैं, ये विषमदैशिक के होते हैं। एग्जाम्पल इसमें आएगा ये, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल आते हैं, उसके एग्जाम्पल को मैं क्या है, अलग अलग कैटेगराइज करना है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क्यों, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है वो परमाणुओं के बीच बने हुए बंधों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क्या सर, अलग अलग घटकों में बांटा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इधर आओ, चले, नोट हो गया जी सर। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है।
चलो 1 2 3, 1 2 3, चलिए बहुत सही, शुक्रिया भाई आपका। 1 2 3। अब देखिए, आइए देखते हैं सर किसके बारे में सर, क्रिस्टलीय ठोस जो हमारा होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो हमारा है, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस जिसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड या ट्रू सॉलिड, है ना, ट्रू सॉलिड ये नाम होता है। इसका दो नाम है भाई, देख लो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। इसके बारे में अगर हम बात करें तो बंधों के आधार पर, क्या सर, अवयवी कणों के, क्या, अवयवी कणों के मध्य बने हुए, अवयवी कणों के मध्य बने हुए बंधों के आधार पर, बंधों के आधार पर वर्गीकरण, क्या सर, वर्गीकरण। अब भाई बंधों के आधार पर इसका जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? पहला नंबर सर आणविक ठोस, क्या, आणविक ठोस जिसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आपका आता है सर आयनिक ठोस, आयनिक ठोस जिसे कहा जाता है आयनिक सॉलिड। और तीसरा आपका आता है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस जिसे कहा जाता है मेटैलिक सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड। और अगला आपका आता है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, ये तीसरा था, और ये क्या है आपका चौथा, सहसंयोजी, ध्यान से सुनना, या नेटवर्क ठोस जिसे कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये हो गया। ये आपके होते हैं सर कितने प्रकार के सर? टोटल 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कैसे होते हैं? उनके मध्य बने हुए बंधों के आधार पर होते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, उनके मध्य बने हुए बंधों के आधार पर इन्हें क्या किया गया है सर? अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब ये बात आती है कि सर अलग अलग वर्गों में बांटा गया, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या कहती है? मैं लिखूंगा नहीं, लिखना है आपको, जरा ध्यान से सुनना। आणविक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण प्रायः अणु होते हैं। क्या? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण प्रायः अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन। ठीक, इधर आओ। इसका डिफिनीशन आयनिक ठोस, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण प्रायः आयन होते हैं वे हमारे आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण प्रायः आयन होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। इतना आसान सर? हाँ, इतना आसान, और कुछ नहीं। इसके बारे में और अंदर बातें करता हूं मैं धीरे धीरे। पहले एक छोटा सा डिफिनीशन, एक लाइन का मैं बोल रहा हूं बस। धात्विक ठोस, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण प्रायः धातु होते हैं सर, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है और वो जुड़ करके एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। क्या सर? बात को समझना, हेडिंग का अर्थ समझना। हेडिंग के अर्थ से आप 1 लाइन का 2 लाइन का डिफिनीशन लिख सकते हैं। और बात आती है कि सर इसके बारे में और बातें क्या की जाती है और प्रॉपर्टी क्या क्या बताई जाती है, तो सुनो ध्यान से। क्या होता है? ये जो आणविक ठोस हमारा होता है, इनके मध्य जो बने हुए बंध होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के। क्या सर? 3 प्रकार के। एक होता है क्या सर? ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये 3 प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, इस वजह से बोलेंगे इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या कहा सर आपने? इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब बात आती है कौन कौन से भाग, जरा ध्यान से सुनना। सर पहला जो आपका होता है, पहला जो आपका है, ऐसे करूं? नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, इस तरह से करो, इसको ऐसे वर्टिकली बांटो, है ना। पहला जो होता है ध्रुवीय ठोस, और दूसरा होता है आपका अध्रुवीय ठोस। क्या सर? अध्रुवीय ठोस, जिसे कहते हैं नॉन पोलर। और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। अब बात आती है सर इसके बारे में जरा एक एक करके चर्चा कर दीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। एग्जाम्पल तो लिखूंगा ही मैं, चिंता क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल तो लिखूंगा ही मैं। सर कहाँ जाओगे भाग के? एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आता है, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात आती है सर ये जो हमारा ध्रुवीय ठोस है वो क्या है। सुनो, ध्रुवीय ठोस क्या है, इसके बारे में आपको समझना है, थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होना। आपने पढ़ा 11वीं क्लास में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नया चीज नहीं है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। इधर आओ। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास एटम ए बी, मतलब कोई मॉलिक्यूल ए बी है, इसके बीच में कोई ये बॉन्ड बना हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में, क्या सर, इन दोनों के बीच में तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करे, ये क्या है नेगेटिव चार्ज क्रिएट करे, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ध्यान से सुनना कि अगर ऐसा होता है तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। अब ये माइनस क्या है, इसकी तरफ आना चाहता है, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ। अब यूं समझ जाओ कि इस बॉन्ड के बीचों बीच आपने एक कील ठोक दी, और ये समझ जाओ ये राड है, तो भैया ये सिरा जब इधर आएगा तो ये सिरा इधर आएगा, तो ये जब रोटेट करेगा ऐसे करके, अगर ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है, तो सर ये क्या है, ध्रुवित हो रहा है, अपनी धुरी पर नाच रहा है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे क्या है, ध्रुवीय ठोस। यानी कि ऐसे ठोस, क्या ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं के मध्य में जो बना हुआ बंध है वो क्या है, ध्रुवित होता हो, क्या है, वो ध्रुवित होता है। या यूं कह सकते हो कि दो परमाणुओं के मध्य में ध्रुवीय आबंध अगर बनता है तो उस ठोस को क्या बोलते हैं सर, ध्रुवीय ठोस। ये हो गया। एग्जाम्पल क्या आता है सर, जरा बता दीजिए। क्या सर एग्जाम्पल क्या आता है, HCl आता है, SO2 आता है, SO3 आता है, क्या सर, ETC आता है, HBr भी आता है, तमाम आते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस का मतलब होता है कि ऐसे ठोस जिनके जो अणु होते हैं उनके मध्य जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु जुड़ा हुआ है उस परमाणु के मध्य में ध्रुवीय आबंध नहीं होता है। क्या सर, ध्रुवीय आबंध नहीं होता, मतलब ये प्रकार का बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा, अब ये प्रकार का बॉन्ड कब नहीं होगा, जब ये परमाणु सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो भैया दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे के करीब तो आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं तो ये बॉन्ड हमारा क्या है सर, रोटेट नहीं होगा, और जब रोटेट नहीं होगा तो ध्रुवित माना ही नहीं जाएगा, और जब माना नहीं जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, अध्रुवीय ही तो बोलेंगे। क्या सर, हाँ ध्रुवीय ही बोलेंगे ना। हाँ सर, तो इस बात को नोट करना कि ऐसे ठोस, क्या ऐसे ठोस जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उनके मध्य जो बना हुआ आबंध होता है वो अध्रुवीय होता है, इसलिए इस ठोस को अध्रुवीय ठोस कहते हैं। इधर आओ, क्या है सर, एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, भैया जी H2 सॉलिड होगा, Cl2 सॉलिड होगा, I2 सॉलिड होगा, क्या सर, हाँ I2 भी सॉलिड होगा, O2 भी सॉलिड होगा, क्या सर, O2 भी सॉलिड होगा। ये भाई मतलब ठोस, ये मत सोचना कि सब गैस है, अरे गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सब ठोस अवस्था में होगा। क्या, H2 भी ठोस होगा, क्लोरीन भी ठोस होगा, I2 भी ठोस होगा, और O2 भी ठोस होगा। अगर इस तरह से है तो ये क्या है सर, आणविक ठोस है। ठीक, इधर आओ, आणविक ठोस है, लेकिन कौन सा ठोस है सर, अध्रुवीय ठोस है, यानी ये भी आणविक है, ये भी आणविक है, और जो लिखेंगे वो भी आणविक है। क्या, ध्यान से सुनना, ये भी आणविक है, ये भी आणविक है, क्योंकि इसके अंतर्गत का है ये। लेकिन कौन सा आणविक ठोस है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस है, ये अध्रुवीय आणविक ठोस है, और यहाँ जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होगा वो अलग होगा। यानी ऐसे आणविक ठोस जिनमें क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, या फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो, या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो, क्या सर, इस तरह से, या फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो,
इस तरह से अगर कोई परमाणु हमारा है तो वो क्या हाइड्रोजन आबंधित होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अतः इस प्रकार के ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहेंगे। यानी आसान शब्दों में अगर लिखना है तो ऐसे बोलना आपका कि ऐसे आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, क्या सर, जिसमें हाइड्रोजन आबंध बनते हैं वे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे कि हाइड्रोजन आबंध कहाँ कहाँ बनता है, तो हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों से अगर जुड़ता है, क्या हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों से अगर जुड़ता है तो वो क्या सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि बहुत ही दुर्बल होता है और बहुत ही क्षीण होता है, बहुत ही कमजोर होता है, ये बोल सकते हो। यस सर। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा आपका, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका H2O आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा H2O में सर। उसके बाद क्या आएगा, HF आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, अमोनिया आएगा। क्या, अमोनिया आएगा सर, हाँ अमोनिया आएगा। ये आपका एग्जाम्पल है। ये सब का सब आणविक ठोस है। क्या कहा सर आपने, एक बार फिर से, ये सब का सब आणविक ठोस है, लेकिन अलग अलग प्रकार का आणविक ठोस है। क्यों है, क्योंकि इनके परमाणुओं के मध्य में जो बॉन्ड बनते हैं ना वो अलग अलग गुण के होते हैं। इनके बीच में बना है तो विद्युत ऋणात्मकता वाला अंतर है, जिसकी वजह से ध्रुवण होता है तो ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। इनके बीच में ध्रुवण नहीं होता है तो अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। इनके बीच में सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सर अगर मेरे पास ऑक्सीजन जल का अणु है तो क्या है सर, ये बॉन्ड बनाता है भैया। क्या है, ये बॉन्ड बनाता है। क्या सर, ये बॉन्ड बनाता है। ओहो, बताओ ये जो आपका डॉटेड वाला है, ये डॉटेड वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि नहीं है कि नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है ना। तो इसी प्रकार के बॉन्ड क्या हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, अगर आपने कक्षा 11 में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्या सर, यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट्स दे करके कि सर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनता है। क्या सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनता है, बस इतने बनता है और कुछ नहीं। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो इधर सुनो ध्यान से, अगला नंबर क्या है। अच्छा एक बात और, इसमें और भी बातें बोलेंगे। अब ओवरऑल सबके साथ एक साथ डिफिनेशन अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे कि जो आणविक ठोस हमारे होते हैं, क्या सर, आणविक ठोस जो होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं सर, उच्च नहीं होते, निम्न होते हैं। ठीक, निम्न होते हैं क्योंकि भैया छोटा छोटा होता है, टूट जाएगा भाई। इनके बीच में बॉन्ड जो दुर्बल है ये तो टूटेगा ही। ये निम्न होते हैं। ये ठोस क्या होते हैं सर, क्या होते हैं भाई, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। हाँ ये भी बोल देना। इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। हाँ सर ये भी बोल देना। ये सब आप क्या है इसके बीच में बोल सकते हो, और अगर अलग अलग आपसे पूछा गया तो अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक, इसकी बात आती सर इसके बारे में। अगर आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस में मैंने क्या कहा पहली लाइन की, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, प्रायः आयन होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। अब आगे क्या बोलना है कि इस प्रकार के ठोस में जो परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है वो क्या होता है सर, वैद्युतिकीय आकर्षण बल होता है, जिसे कहा जाता है कूलामी फोर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आयन होते हैं, पूरी तरह से आयन होते हैं। इनके बीच में जो आयन बॉन्ड बनता है या कह सकते हो आयनिक आबंध बनता है, क्या सर, इनके मध्य में आयनिक बॉन्ड बनता है, इस वजह से बोलेंगे क्या सर ये आयन होते हैं, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसे कहा जाता है वैद्युतिकीय आकर्षण बल। कैसे कहा जाएगा वैद्युतिकीय, क्योंकि विद्युत का जो आकर्षण बल होता है वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। क्यू पॉजिटिव क्यू निगेटिव अगर कुछ दूरी पर रखा है आर दूरी पर, तो भैया इसका जो फोर्स होता है लॉरेंज बल जो आपका आता है वो एफ प्रोपोर्शनल क्या आता है, Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना सर, आकर्षण बल होता है। हाँ, जब विपरीत आवेशित रहेंगे चार्ज तब होगा। तो आपके पास जो आयनिक ठोस हमारा होता है उसके बीच में क्या है वो पूरी तरह से आयन होते हैं। मतलब अगर कोई ए बी है तो ये जब अपघटित होता है तो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव पूरी तरह से टूट जाएगा। यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। क्या सर, इसमें क्या होता है सर, आयनिक आबंध होते हैं। क्या, आयनिक आबंध होता है, हो गया, आयनिक आबंध होता है। आगे बात आती है ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं सर, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या सर, विद्युत के कुचालक होते हैं। ओहो, कुचालक होते हैं। आगे बात आती सर गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं।
हाँ सर, ये भंगुर होते हैं। हाँ, ये भंगुर होते हैं, या तो पहले लो गलित अवस्था में। ये गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। क्या सर? सुचालक होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सर आगे। ये भंगुर होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं सर? उच्च होते हैं। बात को सुनना, उच्च होते हैं, ये भी नोट कर लेना। हाँ सर, क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी क्या होता है सर? हाई होता है, इंक्रीजेस, ज्यादा होता है। थोड़ा सा और ऊपर कर लो इनको, उसके बाद बात करते हैं। अगला पॉइंट, ये भंगुर होते हैं। क्या सर? ये भंगुर होते हैं। हो गया। अब एग्जाम्पल जो आपका आता है, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहले आपका आएगा NaCl, सर KBr, KCl। हाँ सर, ये सब बातें आएगी। हाँ बिल्कुल आएगा। CaCl2 आएगा ठोस अवस्था में ETC, जो मन करे वो लिख लो। क्या? CaCl आएगा, सीजियम क्लोराइड आएगा। मतलब जितने भी आयनिक होंगे, मतलब क्षारीय धातु और आपके जो उपधातु होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन तत्व वाले, वो अगर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। सबसे ज्यादा आयनिक का बंध होता है। और वो जो ठोस होगा, उस ठोस को हम क्या बोलेंगे भैया? उस ठोस को हम क्या बोलेंगे? उस ठोस को हम यही बोलेंगे कि सर ये क्या होता है? आयनिक ठोस होता है। ठीक, आगे बात आती है। आगे थोड़ा सा कदमों को बढ़ाते हैं और इधर चलते हैं। धात्विक ठोस, ऐसे ठोस जिनके अणु क्या होते हैं? प्रायः धातु होते हैं, वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब बात आती है, ये बहुत ही कठोर होते हैं। आप बोल सकते हो वैसे, ये बहुत ही कठोर होते हैं। क्या सर? पहली बात तो इनके बीच में जो आबंध होता है वो धात्विक आबंध होता है। क्या सर? धात्विक आबंध हो गया दूसरा नंबर। धात्विक आबंध के बाद क्या होगा सर? बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। अगला नंबर आप क्या बोलोगे सर? ये ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। हाँ, ठोस अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या है? ठोस अवस्था में भी, ठोस और गलित, ऐसे दोनों लिखो। क्या सर? ठोस और गलित दोनों में विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। अगला नंबर क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या हो गया? इसमें अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें अधिक मात्रा में, क्या सर? अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लो, क्या सर? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात आती सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अच्छा, तभी तो ये विद्युत का चालक होते हैं। अच्छा सा होता है। एग्जाम्पल जो होगा वो सभी धातु होंगे, मतलब पारा को छोड़ के, Hg को छोड़ करके, लिक्विड वाले को छोड़ करके, बाकी सब क्या होंगे सर? धात्विक ठोस होंगे। जितने भी धातु होंगे हमारे पास, क्या? सभी धातुएं। लो, मैं लिख देता हूं सभी धातुएं। क्या? एग्जाम्पल जो आपका होगा वो क्या होगा? सभी धातु। क्या? सभी धातु। हो गया? लिख लेना भाई, सभी धातु नोट कर लेना भाई। आयरन लिख लेना, जिंक लिख लेना, एल्यूमिनियम लिख लेना, मैग्नीशियम लिख लेना, सोडियम लिखोगे, लिख लो जो भी लिखना। उसके बाद उसको ना लिखो तो सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख सकते हो। हाँ, पारा को छोड़ देना, बाकी सब लिख सकते हो। ठीक, आगे चलें। अब थोड़ा सा अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर इसके बारे में चर्चा करें, इसमें फिगर भी बनाना है आपको, इसलिए मैं इसको अलग से चर्चा करूंगा। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं, परेशान ना हो, डिस्कस एक बार और कर देता हूं। चलो, अब मैं डिस्कस करता हूं आपका सवाल। अगला फिर से कर देते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण प्रायः अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं।
इनके अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य बने हुए जो आबंध होते हैं उनके आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ध्रुवीय ठोस, मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और क्या सर, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब ध्रुवीय आणविक ठोस कौन होता है? ऐसे आणविक ठोस जिनके मध्य जो परमाणु होते हैं उनके परमाणुओं के मध्य जो आबंध होता है वो ध्रुवीय होता है। क्या वो ध्रुवीय आबंध होते हैं? तो इस प्रकार के ठोस को क्या कहते हैं हम सर? ध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। ये हमारे ठोस जो होते हैं भैया, इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं सर? निश्चित होते हैं, उच्च होता है। उसके बाद बात आती है सर, ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बोल देना। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस जो हमारा होता है ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए उनके मध्य जो आबंध होता है वो अध्रुवीय आबंध होता है, अतः इसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन ठोस, क्लोरीन ठोस, आयोडीन ठोस, ऑक्सीजन ठोस, नाइट्रोजन ठोस, मतलब जितने भी अणु होंगे सब ठोस है। कौन से अणु? परमाणु वाले, सेम परमाणु वाले, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे करके सब सिंगल सिंगल वाले हो गया। इसकी बात करते हैं सर हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ऐसे आणविक ठोस जिनके परमाणु के मध्य क्या हाइड्रोजन आबंध बनता है उसे हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहा जाता है। अब हाइड्रोजन आबंधित ठोस में क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 3 परमाणुओं के साथ क्या है? वान डेर वाल्स बल बनाता है या वान डेर वाल्स बंध बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, जो बहुत ही दुर्बल होता है और क्या सर? बहुत ही क्षीण होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, निम्न होता है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिखा। आगे बात आती है सर इसके बारे में, आयनिक ठोस के बारे में क्या बात है, क्या कहना है आपका सर? आयनिक ठोस के बारे में क्या कहना है कि ऐसे ठोस जिनके बीच में क्या होता है? आयनिक आबंध होता है। ठीक, पहली बात बोल दिया। ठोस क्या है? अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होता है? इनका उच्च होता है, ज्यादा होता है। ये भंगुर होते हैं, मतलब पीटने पर टूट जाते हैं और कुछ नहीं, बिखर जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप जितने भी है हमारे आयनिक ठोस, जितने भी लवण होते हैं वो सब लिख लेते। आगे बात आती है सर धात्विक ठोस में, ऐसे ठोस जिनके मध्य क्या होता है? धात्विक आबंध होता है, जो बहुत ही कठोर होते हैं। ये कठोर लिखा है, इसे कड़ो मत पढ़ना। ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। यस सर, इनके अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ? अधिक मात्रा में, इसलिए क्या होता है? ये विद्युत के सुचालक ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनों का समुद्र भी कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके शॉर्ट पहले ले लो, उसके बाद देखते हैं नीचे। क्या सर? क्या हो? चलिए देखते हैं सर आगे इसके बारे में। अब इतनी बातें अगर हो गई आपको तो मैं आगे आता हूं, इसको नोट करते हैं। 1 2 3। अगली स्लाइड में हम क्या सर? एक हेडिंग डिस्कस करेंगे जो कि जिसका आकार भी बनाता होता है। चौथा जो आपका है सहसंयोजी या अथवा नेटवर्क ठोस। क्या? कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ऐसे डायरेक्ट लिखो, नेटवर्क सॉलिड। इसके बारे में अगर बात करें हम, क्या सर? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, जरा ध्यान से देखना। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो, ये जो हमारा होता है यानी आधातुओं के मध्य क्या है, इसमें प्रायः जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो आधातु होते हैं, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें प्रायः अवयवी कण क्या है, इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या सर, अवयवी कण प्रायः आधातु होते हैं। आधातु जैसे कार्बन होते हैं,
वैसे अधातु उपधातु सब हो जाएगा, ये बात नहीं है, अधातु होते हैं। आगे बोलेंगे क्या सर, ये इनके मध्य सात संयोजी अबंध बनता है और इस तरह से ये क्या होता है, एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। क्या इनके मध्य सहसंयोजी आबंध बनता है जिससे ये विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। क्या विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। क्या हुआ सर, निर्माण करते हैं, ये हो गया। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही उच्च होते हैं ये क्या है, ये अधिक कठोर होते हैं, अधिक कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ये अधिक कठोर होते हैं। अब बात आती है सर इससे एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल में आपका देखिए, एग्जाम्पल जो होगा आपका सबसे पहले हीरा कामा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्या सर सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका अकेले हो जाएगा, हाँ ये भी आपका हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा, सिलिका होगा, क्वार्टज भी ले लो, क्वार्टज इसका फॉर्मूला SiO4, ये होगा आपका। और सिलिका भी ले सकते हो, सिलिका जिसे कहा जाएगा सिलिका SiO2, ये होता है ETC। ये सब हमारे जो होते हैं वो सहसंयोजी और नेटवर्क ठोस होते हैं, ये बात को ध्यान देना। अब बात आती है सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का आकार जो होता है, वो बात आती है चर्चा में आता है यही कि इनका जो आकार होता है, इनका शेप, यही सब बनाया जाता है। तो हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना है। हीरे की संरचना जो आपकी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस कदर होता है, ध्यान से सुनना, कुछ इस कदर होता है, कुछ इस कदर होता है हीरे की संरचना। क्या सर, कुछ इस कदर हीरे की संरचना होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, चलो ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक दूसरी संरचना मैं डॉटेड वाली बनाता हूं, या तो ऐसे करो, ये। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ दे रहे हैं। मतलब कहने का कि जैसे ये डॉटेड वाला पॉइंट जो हमारा है, ये सब का सब क्या है सर, कार्बन है। बात को सुनना, ये एक दूसरे से क्या है, ये सीट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ये सब के सब क्या है, कार्बन है। ये देखो ध्यान से, अब ये बात आती है कि इसमें आगे हम क्या करेंगे। ये सीट कैसी है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताना, मैं समझाऊंगा, बिना समझाने आगे नहीं जाऊंगा।
बिना समझाए आगे नहीं जाएंगे। क्या सर? जिंदगी में तो कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, संघर्ष करना हमारा परम कर्तव्य है। क्या कहा? देखिए, ये जो आपका हीरे की संरचना जो आपकी है वो यूं है, समझ जाओ कि बेंजीन रिंग की जो एक सीट मैंने बनाई थी पहले, उसी तरह से एक सीट और मैंने वर्टिकली बनाया और दोनों को क्या किया, ऐसे करके जोड़ दिया। क्या? ऐसे जोड़ दिया। जब जोड़ा तो एक ऐसी संरचना तैयार हुई जो कि एक नेटवर्क की तरह दिख रही है, एक जाल की तरह दिख रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या सर? नेटवर्क सॉलिड भी बोलेंगे। क्या सर? नेटवर्क ठोस बोलेंगे। अब बात आती है साथ संयोजी क्यों बोला गया? तो ये जो कार्बन कार्बन है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सर साथ संयोजी बॉन्ड बना कि नहीं बना? बना है ना। तो साथ संयोजी यानी साझेदारी का बॉन्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये साथ संयोजी ठोस भी है। बस इतनी बात है और कुछ नहीं। आगे आगे सर ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? सर ग्रेफाइट की तो भैया इसे नॉर्मल से बना दो। इसमें हमने बेंजीन रिंग को वर्टिकली जोड़ा था, इसमें हम बेंजीन रिंग को हॉरिजॉन्टली जोड़ेंगे। क्या? इसमें हम बेंजीन रिंग को हॉरिजॉन्टली जोड़ेंगे। इसमें हम बेंजीन रिंग को ऐसे करके जोड़ दिए। क्या सर? ये आपका क्या है? इसकी संरचना है और ये जो आपकी है वो इसकी संरचना है। तो क्या पता चला कि सर जो ग्रेफाइट हमारा होता है उसमें बेंजीन रिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टली जुड़ता है। मतलब कहने का ऐसे सतह करके, ऐसे करके नहीं। बेंजीन रिंग क्या है? ऐसे है। मान लो इसको ऐसे करके जोड़ दिया, ऐसे करके, और इसमें क्या बेंजीन रिंग को ऐसे करके जोड़ा गया है। ठीक, बस यही है। और एक नेटवर्क दिख रहा है, एक जाल दिख रहा है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है? नेटवर्क ठोस सॉलिड है। ये भी आपका नेटवर्क ठोस है। और क्या सर? ये भी आपका क्वार्टज भी नेटवर्क ठोस है। बस और कुछ नहीं। ठीक, चलें। और कांच अगर आ जाता है तो कांच एक अतिशीति द्रव है जो कि अक्रिस्टलीय माना जाता है, जो कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है। आप इसको नोट कर लो वहीं कॉपी में इसी टाइम। कांच एक अतिशीति द्रव है जो अक्रिस्टलीय माना जाता है। अगर कांच और क्वार्टज में तुलना करने की बात आएगी तो इस बात को ध्यान देना कि कांच और क्वार्टज जो हमारा होता है वो अलग अलग है। कांच जो हमारा है उसका भी फार्मूला आपका यही आएगा, सॉरी ये आएगा, और क्वार्टज की भी फार्मूला यही आएगा। लेकिन कांच को क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। क्वार्टज को क्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। क्यों? क्योंकि कांच को गर्म करके पिघलाने के बाद आपका जो आकार आता है वो क्रिस्टलीय होता है, इसलिए क्या क्वार्टज बाद में होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, चलें आगे। चलिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल आता है आपको, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं इसके। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। तो ये ध्यान में रख करके एग्जाम्पल जो आपका है उसी हिसाब से बनता है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। 1 2 3 क्या हुआ सर? जिंदगी अभी कुछ नहीं, अभी बहुत सारी बातें हैं। चलिए, अब बात आता है, स्टार्ट होता है क्रिस्टलीय ठोस के बाद आपका क्रिस्टल जालक। क्या सर? क्रिस्टल जालक। अब आते हैं सर क्रिस्टल जालक पर, ध्यान से सुनना सर। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक, जिसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिक। क्रिस्टल लैटिक बोला जाता है। क्या? अब क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं सर? जरा बताइए तो ये ध्यान से। देखिए, सारी कहानी क्रिस्टलीय ठोस पे ही होगी, आपका अक्रिस्टलीय ठोस पर कहानी नहीं होगी। क्रिस्टलीय ठोस पर सबसे ज्यादा होगा। तो क्या होता है? क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? देखिए, जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना बनाई जाती है, सुनो, पहले मैं अभी डिफिनेशन नहीं बोलना, मैं समझा रहा हूं आपको। जब किसी ठोस की संरचना बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है? अवयवी कण होते हैं। हाँ सर, क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। बात तो सही है। अब अवयवी कण जो होते हैं उनकी व्यवस्था भी होती है। हाँ, होती है। उनके बीच में कुछ बॉन्ड भी होता है। अब जो अवयवी कण होता है उनके बॉन्ड जो बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को दिखाते हुए, अवयवी कणों को दिखाते हुए एक जाल अगर बनाया जाता है तो उसी को बोलते हैं जालक। क्या सर? उसी को जालक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की दिक् स्थान व्यवस्था, क्या दिक् स्थान व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं।
या अधिक स्थान व्यवस्था के रूप को क्रिस्टल जालक कहते हैं। बस इतना बोलना। क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की दिक् स्थान व्यवस्था बिंदु द्वारा प्रदर्शित करने पर है ना प्राप्त संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या सर? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये हो गया आपका क्रिस्टल जालक कहते हैं, और उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। ये सवाल आया था, जालक बिंदु किसे कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं, आ गया था ऐसे करके। जालक बिंदु कहते हैं। हो गया। अब इसकी आपको मैं इसका फिगर दिखा दूं भाई। क्या सर? इसका फिगर दिखा दीजिए सर जल्दी से। देखो क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास कोई ठोस है, ये कोई ठोस है, बना दिया मैंने, इसको चिपका दिया, इसको भी चिपका दिया और इसको भी चिपका दिया। ये कोई ठोस था हमारा 3D में, है ना, 3D में कोई संरचना थी। इसमें जो हमारे पास अवयवी कण थे वो भैया सपोज दैट ऐसे ऐसे करके कोने वाले हैं। मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ कोने पर, है ना। वो क्या है, कोने पर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं भैया, ये दिख गए भाई मेरे लाल बाल गोपाल। देखो ध्यान से, मज़ा आ जाएगा भाई, अब तो मज़ा आएगा। अब तो आपको देखना है खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं। नहीं सर, महसूस करेंगे तो बंद आंखों से करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, बंद आंखों से। क्या हुआ कि मेरे पास जो ये कण है, जो ये अवयवी कण है, इनकी दिक् स्थान व्यवस्था का मतलब होता है कि इनको निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में प्रदर्शित करना। जैसे 3D संरचना है तो 3D में कोई x एक्सिस पे होगा, कोई y एक्सिस पे होगा, कोई z एक्सिस पे होगा, तो इन सभी अक्षों पर इनकी व्यवस्था को प्रदर्शित करना, दिखाना। और दिखाएंगे तो उसको बिंदु के द्वारा कर दिखाएंगे, और बिंदु के द्वारा दिखाते तो एक जाल की तरह संरचना दिख रहा है ना, तो इसी जाल को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। और इस सभी बिंदु को क्रिस्टल क्या सर, जालक बिंदु कहा जाता है। ठीक, तो अगर बात आए सर इसकी, तो ये क्या है, जालक बिंदु हो गया। और ये जो आपका है वो क्या है सर, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक पूरी संरचना किसकी है सर, क्रिस्टल जालक की। ठीक, अगर आपको ये समझ में आ गया तो नोट करो। उसके बाद अब हम बात करते हैं सर एकक कोशिका या इकाई सेल। उसके बाद कहानी वहां से शुरू होती है। ये आपका एक स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है। पहले आपने पढ़ा क्या, ठोस के बारे में। ठोस आपका वही जो वर्गीकरण किया गया, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, उसको बांटा गया सर अलग अलग करके। फिर क्या हुआ कि अब जो ठोस है वो तो ठोस है ही भैया, अब बताओ कि सर उसके आकार कैसे होते हैं। तो ये बात आती है पहले कि क्रिस्टल जालक एक नाम आता है। क्रिस्टल जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी संरचना में एक नाम आता है क्रिस्टल जालक, उसको क्या कहते हैं, पहले ये आ गया। अब बात आती है सर जो क्रिस्टल हमारा ये दिख रहा है उसका एक नया नाम आता है एकक कोशिका, इकाई सेल। उस इकाई सेल को कैसे हम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इधर आओ, देखना है ना, इधर आओ दिखाता हूँ। समझ में आ गई बातें? इतनी बातें अगर आ गई तो ठीक है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं आपका। चले सर इकाई सेल की बात करते हैं।
ठीक, चलो 1 2 3। सर अब बात आती सर इकाई सेल की। एकक कोष्ठिका, उसका दूसरा नाम होता है एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। क्या सर? क्रिस्टल यूनिट सेल, यूनिट सेल, बस यही नाम है, प्यारा सा नाम है, यूनिट सेल। चलिए देखते हैं सर अगला क्या होगा इसमें। हो गया, यूनिट सेल किसे कहते हैं। अब बात आती है सर यूनिट सेल किसे कहते हैं, इकाई सेल किसे कहते हैं। तो देखो, एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका का वह लघुत्तम भाग जिसकी सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करने से एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो उस छोटी सी संरचना को क्या कहते हैं सर? एकक कोष्ठिका कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। नहीं आया समझ में? फिर से क्या, फिर से क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस की वह इकाई संरचना जिसको बार बार सभी दिशाओं में रिपीट करने से क्या सर, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं, जो छोटी सी संरचना उसे हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल या इकाई सेल। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं आपको डिफिनीशन लिखने से पहले एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको डिफिनीशन लिखने से पहले एक फिगर बनाता हूँ। आधे पे नहीं दिख रहा है कहाँ? चलो एक संरचना में बनाता हूं, उसके बाद बात करते हैं, देखना ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना यह है, इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ दिया, ये भी कर दिया, इसके बीच में ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया, हो गया। इसके भी बीच में सर, इसके भी बीच में सर, पीछे वाली जो लाइन है उसको भी डॉटेड कर देता हूं, इसको कर देता हूं। अब जरा ध्यान से बताना कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। ढेर सारे क्यूबिक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना सर? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। क्या सर ढेर सारे क्यूबिक दिख रहे हैं सर? इसमें से एक छोटा सा क्यूबिक निकाल लो। क्या एक छोटा सा क्यूबिक निकाल लो, पकड़ करके, कहीं से पकड़ के निकालो, कहीं से भी पकड़ के निकालो। अच्छा ये भी तो मैंने ज्वाइंट ही नहीं किया। एक छोटा सा क्यूबिक पकड़ के निकाल लो, छोटा सा क्यूबिक। अब कौन सा क्यूबिक दिख रहा है सर? छोटा सा क्यूबिक नहीं दिख रहा आपको? ये देखो मैं दिखाता हूँ, छोटा सा क्यूबिक आपको मैं दिखाता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखो, इसको फिगर में दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो सर, ऐसे करो सर, ऐसे करो, है ना? छोटा सा क्यूबिक दिखा, दिखा क्यूबिक? अरे भाई यहाँ से एक लाइन खींच लो, ये लाइन इसको मिला दो, ये लाइन यहाँ मिला दो, हो गया सर, दिखा? हाँ, मतलब कहने का आपको कि सर ये जो क्यूबिक ये है हमारा पास, ये देखने में ऐसे लग रहा है कि सर ये इस क्यूबिक को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं?
बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा क्रिस्टल निर्माण हो गया, एक बड़े से क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो गई है। अतः इस छोटे से क्यूबिक को, क्या इस छोटे से क्यूबिक को हम क्या बोलेंगे सर? इस छोटे से क्यूबिक को बोलेंगे हम इकाई सेल। इकाई सेल, इकाई सेल। क्या हुआ कि देखो इस क्यूबिक को मैंने एक बार आगे रखा, इधर रखा, एक बार उधर रखा, एक बार उधर रखा, एक बार ऊपर रखा, एक बार नीचे रखा, मतलब हर तरह से रखता गया, तो एक बड़ा सा क्रिस्टल का निर्माण हो गया, एक बड़े से क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ, एक बड़े से क्यूबिक का निर्माण हुआ। उसमें से छोटा जो क्यूबिक आपका होगा उसी को हम बोलते हैं क्या सर? इकाई सेल, उसी को बोलते हैं एकक कोशिका। क्या आपको समझ में आया? अब तो आ गया सर समझ में, 100% आ गया सर। तो यही होता है आपका क्या सर? एकक कोशिका। अब आपको और भी अच्छे समझना है आपको, तो यूं समझ जाओ कि ईंट का जो चट्टा होता है, ईंट का चट्टा, छोटे छोटे ईंट रखें, मतलब सटा के चिपका के रखो, इधर रखो, फिर बगल में रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, हर तरफ से, तो एक बड़े से चट्टे का निर्माण होता है। वो भी तो क्यूब ही दिखता है, वो भी तो घन दिखता है। अतः जो छोटा सा अब ईंट जो होगा वो उस बड़े से घन के लिए एक इकाई सेल का काम करेगा। या तो लूडो का पासा ले लो ढेर सारा, लूडो के पासे को क्या करो सर? रखते जाओ अगल बगल ऊपर नीचे, तो एक बड़े से पासे का निर्माण होगा। तो बड़े से पासे के वजह से या बड़े से पासे के लिए वो जो छोटा सा पासा होगा वो इकाई सेल का काम करेगा। बस अब तो आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है सर? क्या क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टल जालक में, ऐसे लिखो, क्रिस्टल जालक में वह लघुत्तम भाग जिसे सभी दिशाओं में, क्या सर? सभी दिशाओं में क्या है? पुनरावृत्ति करने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। करने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जालक का निर्माण होता है एकक कोशिका, ऐसे लिखो, वह लघुत्तम भाग को, अतः उस लघुत्तम भाग को, एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। क्या सर? इकाई सेल कहते हैं। बस इतनी सी बात है और तो कुछ नहीं सर, इतना आसान। हाँ, फिगर दिखा सर? अगर दिख गया तो कोई बात नहीं, दिख गया तो सर वही बात है, ये जो छोटा सा पार्ट निकल के आ रहा है उसी पार्ट को हम इकाई सेल या एकक कोशिका बोलते हैं। अब इसमें बात आती है सर, इकाई सेल में, एकक कोशिका में क्या होता है? पैरामीटर होता है। पैरामीटर पे भी आपको एक सवाल आया था कि भाई एकक कोशिका के या इकाई सेल के या क्रिस्टलीय ठोस के पैरामीटर क्या क्या होते हैं? तो पैरामीटर इसके 6 होते हैं। इधर आओ, कौन कौन होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लें। यही करें सर, यही करें? अगली स्लाइड में कर लें सर, अगली स्लाइड में। एकक कोशिका के पैरामीटर क्या सर? क्रिस्टलीय ठोस के पैरामीटर, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ग्राफ बनाओ आराम से और इसको कॉपी करके एक और बना दिए, बना लो, हो गया। आगे देखते हैं सर, अब इसमें क्या बात आती है, थोड़ा सा ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा?
दिख तो रहा है यार, अच्छा खासा दिख रहा है। देखो जरा ध्यान से देखना, एक लाइन में ऐसे खींच दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, एक्स एक्सिस इसको मैंने ऊपर खींच दिया ऐसे आराम से, वाई एक्सिस और इसको मैंने ऐसे इधर खींच दिया जेड एक्सिस। हो गया? जरा ध्यान से देखना, इसके बीच में जो कोण बना है वो अल्फा कोण, इसके बीच में जो बना है आपका बीटा कोण, इसके बीच में जो बना है वो गामा कोण। ठीक, ये हुआ। और सर इसमें जो आपका है जो साइड है, देखो ये जो साइड है वो ए लंबाई है, ये जो साइड है वो बी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो साइड है वो मान लो सी लंबाई है। ठीक, तो इनकी कोर की लंबाई भी आपको पता चल गई और सर बीच में बना हुआ कोण भी पता चल गया। तो पैरामीटर क्या होता है? जो पैरामीटर आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस के पैरामीटर, क्रिस्टलीय ठोस के पैरामीटर है ना, क्या पैरामीटर कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोरों की लंबाइयां और है ना कोरों के मध्य बना हुआ कोण, कोरों के मध्य बना हुआ कोण है ना होता है। लो ये हो गया। कुल 6 पैरामीटर होते हैं, कुल 6 पैरामीटर होते हैं। अब देखो क्या सर 6 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन? 3 पैरामीटर कोर की लंबाई, A, B, C, और 3 पैरामीटर क्या है? मध्य, कोर के मध्य बना हुआ कोण, कोर के मध्य बना हुआ कोण, अल्फा कामा बीटा कामा गामा। बस यही आपका होता है सर पैरामीटर। तो इस बात को नोट कर लेना, कुल कितने पैरामीटर हो सर? 3, यानी 3 3 6 पैरामीटर होते। कैसे होते? ये आपको फिगर दिखा कि सर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में बना हुआ कोण, एक झुकाव जो है इस कोर के बीच में झुकाव जो है अल्फा कोण है, इसके बीच में जो झुकाव कोण है मतलब कोण जो है वो आपका क्या बीटा है, इसके बीच में जो है वो आपका क्या गामा है। इस कोर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक का क्या है सर? ए है। इस कोर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी है। इस कोर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपका सी है। तो भाई ये सभी जो कोर की लंबाई, जो कोर के बीच में बना हुआ कोण है, ये सभी क्या है? पैरामीटर है। अब आपका नाम आएगा, चाहे एकक कोष्ठिका का पैरामीटर पूछे या इकाई सेल का पैरामीटर पूछे या क्रिस्टलीय ठोस का पैरामीटर पूछे, कभी भी किसी का नाम पूछे अगर पैरामीटर, तो पैरामीटर का मतलब ही होता है यही कि भाई उसके जो आपके परिमाप होते हैं कौन कौन से, एक होता है ABC, आपके जो कोर की लंबाइयाँ होती है, और बीच में जो बना हुआ कोण होता है वो अल्फा बीटा गामा होता है। बस आपका कुछ 6 पैरामीटर होते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? तो ये टॉपिक आपका क्या था? आज का लास्ट टॉपिक था। कल हम डिस्कस करेंगे फिर इसके बारे में, एकक कोष्ठिका जो हमने पढ़ा उस एकक कोष्ठिका के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लें और देखना ना भूलें, शाम 7 बजे क्या सर केमिस्ट्री की क्लास है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो विधिवत पढ़ना, इसको अच्छे से समझना और इस पर अब जाकर के न्यूमेरिकल उठाना। अभी तक जो मैंने आज पढ़ाया उस पर थ्योरेटिकल प्रश्न बनेंगे आपके, देखना क्या सर थ्योरी वाले प्रश्न बनेंगे, और थ्योरी वाले प्रश्न जितने भी हैं वो सब उठा के चेक करो, इस पर आएंगे। चलते हैं, मिलेंगे फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का भी ख्याल रखना, और माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होला। क्या सर? बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके दिलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला अगर है तो आप आसमान को छू सकते हैं, अगर हौसला नहीं है तो आसमान पे जा करके भी नीचे आ जाएंगे, छू नहीं पाएंगे। इसलिए मेहनत करना है तब तक जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुड बाय और सभी लोग गुड नाइट।